अगेन आया है। अच्छा एक चीज देखो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर उठती जा रही है, हैंगिंग मैन की बॉडी अपने आप को बड़ा कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाते जाते सेलिंग्स जो है वो बढ़ती जा रही है ना। ऊपर जाते जाते जो सेलिंग है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है कि इनके पास जो सेल साइड का वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। इनमें एब्जॉर्प्शन जो है सेल साइड एब्जॉर्प्शन वाला एरिया बढ़ता जा रहा है। एकदम फटने वाला मूव क्रिएट करता है ऐसा, ऐसी कैंडल जब आती है तो एकदम फटने वाला, भयंकर वाला। छोटी छोटी सेलिंग आपको दिख रही है। हमें अगर मार्केट को नीचे आते हुए देखना तो हमें मार्केट में से बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ना है। जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, सॉरी ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये मार्केट का ही पूरा ट्रेंड है जिसको हमें, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके आए तो हमें एक एक करके मार्केट के कैरेक्टर्स को टूटता हुआ देखना पड़ेगा, तभी मार्केट हमें वाला मूव दे सकती है। देखो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहीं से ही डिमांड ली थी मार्केट की, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके स्ट्रक्चर जो है करीब करीब जो है हमारा 50% पे आ चुका है। तो ये 50% एरिया का भी बना हुआ है और साथ के साथ ये पता लगता है कि ये जो ट्रेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रेंड है ये खत्म होने के कगार पे। तो ये वाला मूव अगर दिखता है तो ये वाला मूव हमारे कैरेक्टर्स को टूटता हुआ दिखना चाहिए। जैसे पहला देखो, सबसे पहला कैरेक्टर टूट गया, बुलिश एंगल्फिंग टूट गई, टूट गया बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पर गया है। तो पहला यहाँ पर जो है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल भी कह सकते हैं। और नीचे वाली प्रेसिडेंशियल कैंडल कह सकते हैं, यानी कि इसे हम बोलेंगे मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी मैंने आपको इस कैंडल के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि हैंगिंग मैन की बॉडी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो सेलिंग साइड की वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। आने का मूव एकदम से फटने वाला, जैसे मैं आपको बताया, यस और नो, फटने वाला मूव जो होता है फटने वाला मूव निकल देखो। एक कैंडल ने जरा सी भी अपने अंदर चेंजेस ला दिया ना, एक कैंडल ने अपनी बॉडी के अंदर जरा सा भी अगर चेंज ला दिया, कंटिन्यूस रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स के कांसेप्ट के अंदर हल्का सा भी चेंज अगर ला दिया ना, पूरे ट्रेंड को खा जाता है। और रिवर्सल ये बड़ा खतरनाक होता है, पूरे ट्रेंड को खा जाता है। बस हमें इंडिकेशन चाहिए, हमें यहाँ पर इंडिकेशन चाहिए। मजा आ रहा है समझने में, समझ आ रहा है, पुराने लोगों की बात करो समझ आ रहा है, नए लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, पुरानी स्क्रीन देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। मैं फिर भी सिंगल सिंगल कैंडल आपको दिखा रहा हूं। देखो एक इंडिकेशन और है यहाँ पर, सिर्फ बॉडी ही नहीं है यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ पर बुलिश प्रेशर भी, लिक्विडिटी स्वीप प्रेशर भी दोनों इंक्लूड है। कैसे, ध्यान से देखो, ये जितने भी हैंगिंग मैन है हमारे पास, इनकी जो बॉटम की जो पावर है वो कमजोर होती जा रही है। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ हल्की सी बड़ी, ठीक है, लेकिन ऊपर जाकर फिर पहले वाले से भी ज्यादा कमजोर होगी। ये देखो, ये पहले वाले से भी ज्यादा कमजोर, इसका मतलब है आधी होगी, बिल्कुल खत्म होगी, देखो आधी होगी। इसका मतलब इसका पैसा ही नहीं है, मतलब सॉरी पैसा मतलब इसका मतलब पैसा ही नहीं है, उठाने की लगाने के लिए फंडिंग ही नहीं, फंडिंग ही नहीं है। तो जितना पैसा है उसको निकाल लो भैया, और वो एकदम से निकलता है। इसी को हम लोग जो है ट्रक मूव कह सकते हैं, एकदम से आने वाला फटने वाला मूव होता है, वो निकल जाता है। समझ आया, गॉट इट, गॉट इट। आफ्टर इफेक्ट से शुरू हुआ, आफ्टर इफेक्ट से खत्म हुआ, ओके। सेलिंग पूरी हो चुकी है। अगर आप पीछे से मेजर करोगे इस वाले ट्रेंड की जो सेलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू माई नजर, है ना। अरे ऐसे मान लो मेरी आंखों को, लेकिन ये दिखाने वाली है, दिखाने वाले में फर्क होता है, दिखाने में थोड़ा सा फर्क होता है, कह सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी खिचपिच ना लगे। क्या ये हेड एंड शोल्डर नहीं लग रहा? लग सकता है, अगर डिमांड आती होगी तो लग सकता है, लग नहीं रहा है अभी, लेकिन अभी नहीं लग रहा है, लग सकता है। इकोनॉमिक मार्केट्स के बारे में बताया था, है ना। आज मैं आपको फेज 17 के, ठीक है, फेज 17 के मार्केट एलोकेशन के क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में बताऊंगा। ये एडवांस वालों का है, ठीक है, बेसिक भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बेसिक वाली भी समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ थर्ड टाइम नहीं बताया, उसको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग थ्योरी है, वो उसके साथ नहीं काम करेगी, वो अलग होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है गाइस एमएमसी फेज 17, और इसके अंदर हम लोग मार्केट एलोकेशन के क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या होती है मार्केट्स, है ना, मार्केट्स एलोकेशन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो मार्केट। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रिप्टो का सिर्फ 5% पार्ट ही, क्रिप्टो के दुनिया का 5% पार्ट ही लीगल है इंडिया में, यानी कि हम लोग लीगली यूज कर सकते हैं 5% पार्ट को। बाकी का 95% जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो इलीगल है, उसे यूज नहीं कर सकते हम लोग, लीगली तरीके से यूज नहीं कर सकते उसको। वो अलग बात है कि लोग इलीगल तरीके से यूज करते हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं होता, कैसे यूज होता है यहाँ पे। अब ये 5% में भी बहुत बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें। तो यहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो मार्केट्स की सबसे पहले नॉर्मल बेसिस पे बात करना चाहूंगा। तो आपको मैं पहले स्पॉट मार्केट के बारे में बताता हूँ। स्पॉट मार्केट होती है जिसमें हम लोग क्रिप्टोस के जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के जो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है एक तरह से डिजिटल मार्केट्स के डिमांड ड्राफ्ट्स। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है डिमांड ड्राफ्ट। क्रिप्टो करेंसीज में लीगली तरीके से स्पॉट मार्केट में ट्रेड करने का मतलब होता है हमें उस क्रिप्टो करेंसीज के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव्स पेयर्स में होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स पेयर्स में होते हैं, जैसे कि BTC USD, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ETH इथीरियम USD, ठीक है, ओके, मैटिक USD, इन सब के अंदर हम लोग एज ए डेरिवेटिव यानी कि डिजिटल मार्केट के डिमांड ड्राफ्ट के बेसिस पे बात करते हैं। अभी डेरिवेटिव होते क्या हैं? डेरिवेटिव होते हैं कि ये किसी चीज के साथ जुड़े रहते हैं, हम पूरा का पूरा हिस्सा उठा के अपने पास नहीं रख सकते, इन्हें हमें किसी एक पेयर के साथ ट्रेड करना पड़ता है। और ये सारी चीजें अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, इनमें से हजारों क्रिप्टो करेंसी है जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये हम लोग एक ऑथोराइज ब्रोकर के साथ ही कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड क्रिप्टो
ब्रोकर के साथ ही कर सकते हैं। देखो जो लीगल है उस तरीके से मैं आपको बताऊं किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगी एक भी चीज की। क्रिप्टो मार्केट का एक्सप्लेन करो तो ए टू जेड बताऊंगा मैं। अब ऑथराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक तो ये FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो लाइसेंस क्रिप्टो ब्रोकर्स को या फिर क्रिप्टो करेंसीज या ऐसी किसी डिजिटल एसेट्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस देती है, उनके थ्रू ऑथराइज होनी चाहिए। तब जाके हम इन क्रिप्टो करेंसीज को एज ए डेरिवेटिव में BTC INR ETH INR इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। तो फिर अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो फिर ये क्या है, BTC USDT। अगर मैंने टी लगा दिया ना इसके पीछे, अब समस्या आ गई है। अब थोड़ी समस्या आ गई, अब नहीं कर सकते हम लोग। अब हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। पूछो क्यों? अब थोड़ी समस्या आ गई। अगर ये ETH USD है, वाह 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 कर सकते हैं। अगर टी लग गया USDT आ गई तो दिक्कत आ गई, अभी सही यूज नहीं कर सकते। ऐसी चीजों पर ट्रेड करना किसी भी ऑथराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर के लिए इलीगल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेटअप मांगा गया है क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, उनके अंदर जो कोड्स हैं, ट्रेडिंग कोड्स जो है, हम लोग TC बोलते हैं, TC ऐसे करके बोलते हैं, ट्रेडिंग जो कोड्स हैं वो इसीलिए है क्योंकि इनको बोला गया कि आपको क्रिप्टो और कंट्री करेंसी के साथ ही डेरिवेटिव पेयर्स क्रिएट करने हैं। क्रिप्टो करेंसी और कंट्री करेंसी, जैसे क्रिप्टो BTC करेंसी INR, जैसे क्रिप्टो ETH करेंसी USD। और ये भी वो होनी चाहिए जो RBI के अंडर कर सकते हैं। ये भी नहीं कि तुम ETH EUR में कर रहे हो, सॉरी ETH जो है किसी ऐसी करेंसी में कर रहे हो, CAD में कर रहे हो, ETH JPY में कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पर भी RBI वाला लॉ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्रिप्टो और कंट्री करेंसी वाले जो पेयर हैं वो ही यहाँ पर किसी भी ऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम ETH USDT के साथ करेंगे तो पहली बात तो ये ब्रोकर पे दिखने की नहीं है। सर्च करके देख लो, सर्च करके देख लो। ठीक है, समझ गए ना? तो कौन सा ब्रोकर लीगल है, कौन सा ब्रोकर इलीगल है, या फिर कौन से ब्रोकर, देखो मैं बताता हूँ इलीगल इलीगल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर फर्क ये है कि जिस चीज को रजिस्टर नहीं, जिस चीज के बारे में बात नहीं की गई है वो अनऑथराइज्ड है, वो इलीगल नहीं है। इलीगल का मतलब होता है साफ शब्द में लिखा पड़ा है दीज आर इलीगल। ठीक है, अगर वो बोला गया दीज आर अनऑथराइज्ड तो इसका मतलब इलीगल नहीं। अनऑथराइज्ड का मतलब होता है कि वो मेरे घर में स्टैंप के अंदर लगे नहीं हुए, मैंने उन पर स्टैंप लगाई। इसका मतलब ये नहीं किसी और के घर में स्टैंप लगी, भाई किसी और के घर में स्टैंप लगी, किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है, ये भी तो है, वो अलग बात है। बस मेरे घर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इसका मतलब ये लीगल इलीगल का मतलब नहीं आता, लीगल इलीगल मतलब नहीं उनका। अब अगर मान लो हम इन्हीं में ट्रेड करनी, अब ये क्या होते हैं यहाँ पर, ये क्रिप्टो से क्रिप्टो के पेयर्स होते हैं, ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो है पेयर नहीं होना चाहिए, इनका पेयर नहीं होना चाहिए अगर तुम्हें करना है। ठीक है, अगर तुम्हें करना है, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही सिस्टम यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर, P2P। और ये P2P सिस्टम वॉलेट टू वॉलेट काम करता है, वॉलेट टू वॉलेट इंटरचेंज काम करता है। यहां पर एक ब्रोकर होगा, ठीक है, और वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पर एक ब्रोकर होता है एक तरह से, और ये आपका कोई भी क्रिप्टो ब्रोकर होगा। ठीक है, वॉलेट टू वॉलेट यानी कि यहाँ पर रिलीजिंग होता है अलग तरीके से काम। तो P2P में सिस्टम किया जाता है जिसमें वॉलेट टू वॉलेट का ट्रांजेक्शन है, इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसमें अलग सिस्टम है, ये नोट नहीं होती। तो फिर वो P2P वाला सिस्टम होता है, ऐसे में नहीं होता। ये फिर होल्डिंग में आता है, यहाँ पर होल्डिंग में आता है एक तरह से, फिर आप कह सकते हैं। ठीक है, जो होल्डिंग होती है फिर वो होल्डिंग्स में चलता है, वो डेरिवेटिव वाला पेयर नहीं चलता, फिर होल्डिंग्स में चलता है। तो यहाँ P2P सिस्टम यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट USDT खरीद के दिखा दो मुझे, कैसे खरीदोगे? नहीं, बाइनेंस की बात करो, डायरेक्ट USDT खरीद के दिखाना जरा एक बार मुझे, इंडिया से वो भी डायरेक्ट खरीद के दिखाओ बाइनेंस के थ्रू। P2P तो करोगे? अगर डायरेक्ट लेने की कोशिश भी करोगे ना तब भी डायरेक्ट मिलेगा नहीं, वो थर्ड पार्टी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि कभी ब्रोकर ये काम करने का ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो डायरेक्ट नहीं देगा वो, किसी थर्ड पार्टी को, तब भी P2P ही आएगा भाई। थर्ड पार्टी का मतलब P2P तो होता है। अब पीयर टू पीयर का मतलब वो भी तो कोई बंदा है जिसके पास USDT पड़े हैं पहले से, पैदा थोड़ी हो गया अपने आप से, अब USDT दिए, पैसे ले लिया, पैसा अकाउंट में आ गया, तो P2P वाला होता है। तो यहाँ ये सिस्टम यूज होता है, समझ आया? हाँ, अब ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि स्कैम होते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया है ऑथराइज्ड फाइनेंशियल जो FIU रजिस्टर्ड है वहां जाना और इनको करना, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ तो ये सब तो बेकार कहानी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बंदा ऐसे वाली चीजों को कब यूज करेगा, जब वो किसी ऐसे ब्रोकर के अंदर इन फंड्स को भेजना चाह रहा है जो ऑथोराइज नहीं है, जो ऑथोराइज नहीं है इंडिया में, ये उनके लिए यूज करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर BTC पड़ी है किसी ब्रोकर के अंदर जो ऑथोराइज नहीं है, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। अब ये पैसा मैं USDT के नेटवर्क के थ्रू अपने वॉलेट में भेजूंगा, वो भी इस ब्रोकर के अंदर जो USDT में रखता है, BTC USDT, मेरे पास BTC USDT में पैसा आ जाएगा। अब ये पैसा पीयर टू पीयर के थ्रू चला जाएगा, किसी और को चाहिए होंगे USDT चली जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। ये सारा सिस्टम है तो गलत ही। तो थर्ड पार्टी डायरेक्ट नहीं होता, वो थर्ड पार्टी होता है, किसी के अंदर डायरेक्ट दिखता है कि भाई P2P अगर तुम करो तो ठीक है, मतलब एक बंदा दिख जाएगा जो हमारे जैसा ही होता है, सिंपल UPI वगैरह। और एक होते हैं जो एप्स होती है, जैसे XYZ कोई भी ऐप होती है, उनके अंदर इनबिल्ट एक होते हैं, इनबिल्ट वो शो नहीं करेगा, डायरेक्ट दिखा देगा, लेकिन उसमें चार्जेस बढ़ा, जैसे 2% चार्ज बढ़ा दी, 3% चार्ज बढ़ा दी, वो इस तरीके से डायरेक्ट कभी ब्रोकर नहीं करता है काम, कभी नहीं करता, ब्रोकर के पास होता ही नहीं है सब। ये सारी चीजें किसी थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बस फर्क ये है कि किसी भी ऑथराइज्ड जगह पे आपको ये नहीं दिखेगा आसानी से, ये नहीं दिखने वाला। अगर दिखेगा तो ये होल्डिंग्स के लिए होता है, ये स्पॉट मार्केट्स के लिए नहीं होता, स्पॉट मार्केट के लिए नहीं होता है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जहां पर ब्लॉकचेन आ गई ना वो अलग बन जाता है फिर सिस्टम। ठीक है भाई, जहां ब्लॉकचेन आ गई, ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब होता है, यहाँ मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने कुछ बोला ना, कौन सा पार्टी लीगल है, 5% वाला पार्टी लीगल है। अभी जो तुम्हें बताऊँ, अब जो है मैं बताऊंगा तो 95% वाला पार्ट है जो लीगल नहीं है, जिसको मानते नहीं। अब यहाँ 95% वाला पार्ट आता है जिसके अंदर ब्लॉकचेन आ जाती है, क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक डिसेंट्रलाइज पार्ट आ जाता है क्रिप्टो करेंसीज का, जिसको किसी भी देश की सेंट्रल एजेंसी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो पार्ट उसका डिसेंट्रलाइज, और ये सारा का सारा ब्लॉकचेन पर होता है। ठीक है, ये अलग है।
यहाँ तक समझ में आया? कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? कुछ है ब्रोकर जो इसका यूज करते हैं, लेकिन वो तरीका ऐसा अपनाते हैं कि वो लीगल तरीके से काम करते हैं कि भाई अब यहाँ तो मैं अकेला हूँ, वहाँ तो पूरी टीम है, पूरे सारे के सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उन्हें तो पता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उन्हें सब पता रहता है। उन्हें तो सब पता रहता है ना कि कब किस चीज को कहाँ ब्लॉकचेन को कहाँ यूज करना है, तो ये अलग चीज है। तो वे कहते हैं कि हमें किसी से क्रिप्टो चाहिए तो हमें तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ट्रांजेक्शन दिखा दो बस। हमारा पैन कार्ड तो यूज नहीं होगा, ये पैन कार्ड लगाया जी ब्लॉकचेन पे, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी हमारी आईटी में। ऐसा तो होता नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ब्लॉकचेन में आती है अलग दुनिया, एनएफटी मार्केट, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, क्रिप्टो कसिनोज, क्या तो ये भी लीगल है, इसका पैसा आ रहा है तुम्हारे इसके अंदर है? क्या तो ये भी लीगल है, इसका इसका ही पैसा आ रहा है? अगर किसी भी क्रिप्टो कसिनो से विड्रॉ होगा तो यूएसडीटी में तो होगा या टीआरसी में होगा। अब इनके नेटवर्क्स होते हैं, TRC20, ठीक है, USDT20, ठीक है, USDT, ठीक है, TRC, USDT, ERC, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, थीटर, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। बहुत सारे इनको यूज करते हैं। देखो वही चीज एक अनऑथराइज्ड जगह से मनी रिसीव करने के लिए की जाती है। जैसे एक बैंक होता है, मान लो मैं अपने बैंक से पैसा किसी इलीगल ब्रोकर में ट्रांसफर करूं, बात तो वही है, उनका पैसा मेरे ब्रोकर में ट्रांसफर, ब्लॉक किसका होगा, मेरा या उनका? हाँ, यूएसडीटी। तो कई सारे ये भी बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, इसमें पूरा ना पूरा ना तो दिक्कत होती है, पूरा का पूरा ग्रे एरिया है। लेकिन जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के 95% जो एरिया है क्रिप्टो का वो क्लियर नहीं है, वो भी ग्रे एरिया में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब इसकी बहुत बड़ी दुनिया है, आती फिर वो इलीगल वे वाली आती है, वैसे वाली आती है। वो 95% आप समझ सकते हो, वो सही नहीं है, वो अनऑथराइज्ड होती है। कहने का मतलब ये सेफ तरीका सबसे बढ़िया होता है जो ऑथराइज्ड हो। ठीक है, जिसमें देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें हमें ब्रोकर से मतलब नहीं है, हमें ब्रोकर से मतलब नहीं है वो कैसा नहीं है कैसा नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है उसके सिस्टम से। जिस ब्रोकर में ब्लॉकचेन इंक्लूड नहीं है, दुनिया का सबसे सेफ ब्रोकर है क्रिप्टो के लिए। पहले सुन लो मेरी बात। जिस ब्रोकर में मैं अपना तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जिस ब्रोकर में ब्लॉकचेन नहीं है, जिसमें किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू क्रिप्टो को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो सबसे बेस्ट ब्रोकर है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं अपना बताऊँ, ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंट में तुमने केस देखा होगा, $100-200 मिलियन जिस ब्रोकर के थ्रू में, कहाँ कैसे पैसे चले गए वो? कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, नाम क्या लूं मैं, जो डायरेक्ट हमारा पैसा डिपॉजिट, वो मैं आपको बस क्रिप्टो मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, इनके अंदर स्कैम बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं। ठीक है, अभी अभी 95% लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नहीं आ रहा, धीरे धीरे करके आएगा। ये मैं अपना तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मेरा क्या मानना है क्या सा। ठीक है, क्योंकि आज लोगों को समझ में आ ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे काम करती है। चलो इसको छोड़ो। तो क्रिप्टोस में इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको कि हमें कोई सा भी पेयर है, जैसे कि BTC USD है, ETH USD है, बाकी वगैरह जो भी हमारे ब्रोकर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर यूज होती हैं। ठीक है, हम लोग ये देख सकते हैं कि यूएसडी वाले जो होते हैं, BTC USD वगैरह, कहने का मतलब है जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं वो यूएसडी के अंदर होती है। बाकी अगर हम अलग तरीके से करते हैं वो अलग होती है, वो यूएसडी वाले अलग ब्रोकर है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यूएसडी वाले के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं यूएसडी वाली मार्केट में बात करूँ भाई, जो सही है मैं उसके बारे में बात करूँ, किसी बारे में बात नहीं करना। ठीक है, इन्हीं का यूज किया जाता है आपके फंडिंग फर्म्स के अंदर। ठीक है, अब कौन सी फंडिंग फर्म चोर है, कौन सी फंडिंग फर्म सच्चाई है, भाई हमें तो पता नहीं। ठीक है, ना तो मैं यूज करने वाला हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट करूँगा तुम यूज करो। दुनिया में जो कह रहे हैं आपसे, दुनिया में क्या इंडिया में क्या जो भी आपसे कह रहे हैं ना भाई, तो मैं नहीं कह सकता वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी जेब में 100 रुपए है ना, तो किसी और के 10,000 रुपए नहीं लेना उस 100 रुपए के जरिए, पता चला वो 100 भी चले गए। तो इसीलिए फंडिंग फर्म्स के अंदर भी ये चीज यूज की जाती है, वहां पर यूएसडीटी का सिस्टम यूज हो, मैं कहता हूँ 95% वाला सिस्टम ग्रे है इसके अंदर। अब सोचो वही सिस्टम यूज हो रहा है फंडिंग फर्म्स के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी स्पॉट मार्केट है उस तरीके, इसके अंदर भी फ्यूचर्स होते हैं, इसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें इसके अंदर होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलता है, लेकिन इनके अंदर जो मूवमेंट है वो हमारे नॉर्मल इंडेक्स मार्केट की तरह नहीं होती। ठीक है, एक तो ये है कि यहाँ पर जो है 24 घंटे मार्केट चलती है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो किसी एक टाइम पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एक तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे चलती है, सबको पता है 24 घंटे मार्केट चलती है। अब इसके 24 घंटे में इसका जो एक्टिव टाइम है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे का होता है। 2 से 3 घंटे इसका मैक्सिमम, इसकी जो मैक्सिमम वोलेटिलिटी है, मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो हमारी आती है। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट है वो 2 से 3 घंटे के अंदर, बाकी के सारे टाइम कंसोलिडेट करती रहती है। और अगर कोई बड़ा इवेंट आ गया, कोई न्यूज वगैरह आ गई, तो उसमें हो सकता है कि इसका डबल हो जाए, 4 से 6 घंटे का इसका वोलेटिलिटी टाइम हो जाए, यानी कि अब इसकी जो मूवमेंट है वो 4 से 6 घंटे एक दिन के अंदर रहती ही रहती है। ये डिपेंड करता है फॉरेक्स के पेयर के बेसिस पे बेसिकली, क्योंकि फॉरेक्स में ओवरलैपिंग होती है सेशंस के बीच में, उस वक्त वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता है। अब जो करेंसी का वॉल्यूम आएगा तो जो उस करेंसी के साथ कोरिलेट करेगी उसके अंदर भी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाता है, बेशक कम आए लेकिन आ जाता है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय होता है इस मार्केट में बताने के लिए, 24 घंटे चलती है, जिस टाइम हम फ्री हो सकते हैं उस टाइम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? आया? सर वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का एग्जाम्पल सुनना है तुम्हें? फ्रॉड का एग्जाम्पल सुनना है? देखो इसमें फ्रॉड हो सकते हैं बेसिकली ब्लॉकचेन्स के अंदर, सच बताऊं, नॉर्मल स्पॉट मार्केट के डेरिवेटिव्स के अंदर फ्रॉड नहीं होते हैं। नॉर्मल स्पॉट मार्केट के अंदर फ्रॉड नहीं होते हैं, ब्लॉकचेन वाले ब्रोकर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ P2P है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजेक्शन है, वहाँ ब्लॉकचेन है, वहाँ क्रिप्टो को एक दूसरे के ब्रोकर के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन स्पॉट मार्केट के डेरिवेटिव्स के अंदर क्रिप्टो को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, अब फ्यूचर में कोई ऑप्शन आता है तो वो अलग बात है। ठीक है, तो वहाँ पर स्कैम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे किसी ने P2P करा, मान लो हमें USDT खरीदने हैं, ठीक है, तो हमने पैसे दे दिए, सामने वाले बंदे ने क्रिप्टो लीज नहीं करी, फंस गए हम तो। अब किससे कहेंगे? हमें पता है
10,000 रुपये डिपॉजिट करें, अगर उसको निकालने भागे तो 1 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे, चक्कर और काटने पड़ेंगे इधर से उधर, तो कोई करता भी नहीं है। कई सारे फ्रॉड है, एक नहीं है, फ्रॉड बहुत सारे, कुछ कुछ तो ब्रोकर को लूट के ले जाते हैं, पूरा ब्रोकर ही खाली कर देंगे। मैं आपको इसका एक बेसिक चार्ट दिखाता हूँ, किस तरीके से देखने को मिलता है, एक बेसिक चार्ट जो होता है, ठीक है। एक बेसिक चार्ट, जैसे कि मैं आपको 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका 1 आवर का चार्ट है, तो 24 इसमें कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखो, ये हमारे पास शुरू होता है 30 तारीख से, यहाँ से लेके और ये हमारा अभी यहाँ तक खत्म होने वाली है मार्केट है। तो इसमें आप देखो पूरी मार्केट में जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कितनी है, वो सिर्फ नीचे और ऊपर, इसके अलावा कंसोलिडेशन बैठा हुआ है। ऐसे ही आप पीछे चले जाओ, यहाँ पर आपको देखो इस पूरे मूवमेंट में सिर्फ 2 ही बार मूवमेंट आई है, ऐसे और ऐसे, उसके बाद फिर कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्रिप्टो मार्केट्स में बेसिकली जो है कह सकते हो पूरे दिन में 20% मूवमेंट होती है, बाकी के 90-80% मूवमेंट मार्केट की कंसोलिडेशन में गुजर जाती है। ज्यादा बड़ा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलती। अगर नॉर्मल डेज अगर इवेंट्स वगैरह है तो कह सकते हैं बड़ी होती है। बाकी जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतने ज्यादा लंबे मूव्स हमें देखने को मिलेंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना हमें लंबे मूव्स बहुत टाइम बाद देखने को मिलेंगे जरूर ऐसा नहीं हो सकता मिलेगा, लेकिन वही बात है कि हमें बहुत टाइम बाद देखना। अब जैसे छोटा टाइम फ्रेम तो सोचो हमें एक ही घंटे में कितने अच्छे मूव देखने मिलेंगे, ऐसे चलेगी वो अलग बात है, ठीक है। गॉट इट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है देखने लायक, बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था मुझे कि बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स में क्या है। देखो सही गलत पहचानना हमारा काम नहीं है, मुझे क्या सही गलत लगता है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इस कैंडल के टॉप का हिस्सा, ये जो कैंडल है मारूबोजू जो है ग्रीन वाली एमरजेंसी, इस कैंडल के टॉप के हिस्से पे कमजोरी आई है। कैसे आई ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको याद होगा कि जब मैंने वहां बताया था कि वहां पर क्या था कि जो वैसे वाली बॉडी थी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, याद होगा कि उसकी जो बॉडी थी वो अपने आप को बड़ी कर रही थी, फिर उसके बाद कुछ एकदम से छोटी हो गई, तो उससे कमजोरी समझ में आ गई कि कमजोरी यहाँ पर होगी मार्केट, हैंगिंग मैन के साथ जो हुआ था, याद होगा आपको, है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो एकदम से बड़ी हुई, इसका मतलब सेलिंग बढ़ गई, ठीक है, ऐसा हुआ था, और बाइंग के साथ भी कमजोर। अब यहाँ पर क्या चक्कर है कि अगर तुम इस चीज को देखोगे, इसका हाई देखो, इस कैमरा का, इसके ऊपर जो लाइन है वो थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो प्रेशर है ऊपर से वो ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। हमने देखी अगली ग्रीन कैंडल के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो वो बेरिश एनर्जी बना के नीचे आ गई। यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसके ऊपर देखो, प्रेशर पहले ज्यादा आया बाद में कम हो गया, तो पहले ज्यादा आया फिर बाद में, इसका मतलब अब यहाँ कमजोरी पकड़ी गई सेलिंग की, समझ रहे हो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया क्या बोला मैंने। हाँ, एक तरह से इन्वर्टेड जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले, अब तुम पहला वाला कैंडल के फॉर्मेशन देखो, यहाँ पहले कम था बाद में ज्यादा था, तो पहले कम आया बाद में ज्यादा, तो उसके बाद ही मार्केट नीचे गिर गई। इससे पहले अगर तुम जाओगे, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ऊपर की साइड पहले ज्यादा था बाद में कम, वो अलग बात है कि यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन अलग तरीके से हुआ है। यहाँ पर जो है आप यहाँ देखोगे बड़ा और बड़ा फिर एकदम नीचे गिर गया, फिर टेस्टिंग के बाद ही पैटर्न। तो यहाँ पर इनको हम कंसीडर करके देखेंगे तो देखिए, क्योंकि ट्रेंड के उठने के बाद की 2 कैंडल है, हमें ट्रेंड के कंटिन्यूस वाली कैंडल नहीं, ट्रेंड के उठने के बाद 2 कैंडल, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रेंड के उठने के बाद 2 कैंडल है, उनके अंदर पावर बढ़ी, अब इस वजह से यहाँ पर मार्केट अपने आपको नीचे धक्का, अब यहाँ पर कमजोरी आ गई, यहाँ पहले प्रेशर आ गया डाउन के बाद में कम हो गया, उसके बाद जो ट्रेंड है वो कमजोर पड़ गया। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ ट्रेंड कमजोर पड़ा, उसके बाद में डिमांड ज्यादा देखने, ये इनसाइडर फ्लोट मार्केट के मूवमेंट का चक्कर है बस। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हेल्प करता है, एक एक कैंडल को समझने का मतलब है कि बड़ा टाइम फ्रेम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट भी कुछ कैंडल्स वाली, ऐसा नहीं पूरा पूरा ट्रेंड ही जो है बहुत ही बड़ा मूव निकाल के देती है, ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, है ना। तो वो क्या है कि हमें कुछ कैंडल का मूव दिखाती है, और वो कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा बड़ा मूव, मान लो मैं इसमें 2 घंटे लगा दूंगा तो एक कैंडल कम से कम 200-300 पॉइंट की होगी, है ना। तो उसके लिए काम करके दिखाता है कमजोरी वाले से, कि ट्रेंड तोड़ दिया, अब मौका देख लिया बस, अगर उसकी सप्लाई पूरी होगी ना ट्रेंड तोड़ते तोड़ते एकदम वो अपने अपने जो डिमांड है उसको डबल करिए, ट्रिपल करिए, वो अपने आपको में दिखाती है, ठीक है। लाइक दिस, गॉट इट। क्लोज करके नीचे चलिए, क्रॉस करके नीचे जाके क्लोजिंग दे दे, तब जाके एक बीरिश एंगल्फिंग बनती है, ठीक है, ऐसे करके, गॉट इट। तो ये इसका क्या है, ये इसका लो है और ये इसको क्रॉस कर रही है, और तब जाके एक बेस में, ये सिंपल जो दुनिया कहती है मैं उसमें बात करूं। अब ये 4 तरीके की होती है, वैसे तो ये बहुत तरीके की होती है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूं किस हिसाब से, बेस्ड ऑन इट स्ट्रक्चर ये कई तरीके की होती है, ठीक है। ये मैं आपको अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता रहा हूं बेरिश एंगल्फिंग का, ठीक है, कैसे काम करता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सबसे पहले आता है एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक मारूबोजू। देखो ये वाली कैंडल जो है मारूबोजू बननी चाहिए, कहने की बात है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें गियरमैन वगैरह फिक्स वगैरह उसके बारे में बता रहा कि फेक आउट वाली कौन सी होती है, बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है, कैसे होती है। एक होती है हमारे पास हैमर वाली बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। एक होती है हमारे पास स्पिनिंग टॉप वाली बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। और एक होती है हमारे पास बहुत ही छोटी बॉडी वाली हैमर या हैंगिंग हैमर वाली या फिर इन्वर्टेड हैमर वाली बेरिश एंगल्फिंग। इस तरीके से कई सारी होती है, अब सबके स्ट्रक्चर के हिसाब से मूवमेंट अलग अलग होती है। अगर यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर है, इसके साथ एक मारूबोजू ग्रीन कलर की मारूबोजू बन जाएगा, कैंडल बन जाए, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश एंगल्फिंग होती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इधर की साइड जाएंगे तो बेरिश एंगल्फिंग पावरफुल होती चली जाती है, और अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं तो ये वीक होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। ये इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी पावर है, लोकेशन के हिसाब से नहीं है। तो अगर यहाँ पर इनकी जो ऊपर की लाइन है वो ज्यादा लंबी होगी, तो इनके अंदर ऊपर से पड़ने वाला जो बियरिश प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। यानी कि जो यहाँ पर बियरिश प्रेशर है आपका, वो जितना ज्यादा होगा मार्केट में नीचे की साइड की मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना। अगर इनका नीचे है तो दिक्कत है, तो हमें लोकेशन की फर्क पड़ेगी। अगर इनका एक बार को ऊपर की साइड का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी लोकेशन को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है।
स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई दे तो लोकेशन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर की साइड की भी बहुत छोटी या नहीं है तो इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये हैमर आफ्टर इफेक्ट यानी कि हैमर को फेल करके एक मारूबोजू बना और उसके बाद फिर से एक हैमर बन गया, उसको मार के फिर भाग गई ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इनके लिए हमें लोकेशन का फर्क पड़ता है। ये इनके स्ट्रक्चर के एनालिसिस। समझ आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक समझ में आया? मजा आया? बेसिक वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, अब इनके लोकेशन का फर्क बहुत पड़ता है। बियरिश एंगल्फिंग ये वो पैटर्न है जो आपको 90% मार्केट में एसएमसी की भाषा में सुपीरियर कैंडल्स दिखाई देंगी, यानी कि ये मार्केट के कैरेक्टर को चेंज करने वाली कैंडल होती हैं। दीज आर द कैरेक्टर्स, इन्हें हम लोग कैरेक्टर कैंडल्स भी कहते हैं। ये कैरेक्टर कैंडल्स होती हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर कैंडल्स कैसे होती हैं। अगर मार्केट जिगजैग करके नीचे आ रही है, ठीक है, तो इनका कारण अगर बेरिश एंगल्फिंग है, ज्यादातर केसेस में आपको बेरिश एंगल्फिंग दिखेगी, तो ये इनका कैरेक्टर होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इनका एक भी कैरेक्टर टूट जाए तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ऐसे करके ये बेरिश एंगल्फिंग बनी रहती है और इन्हीं के बाद मार्केट अपने आप को तोड़ती रहती है, ऐसे करके तोड़ती रहती है। ये मार्केट के कैरेक्टर्स बन जाते हैं और इन्हीं को तोड़ने पर उकसाती है, ये ट्रेंड उकसाता है, रिवर्स करने का मौका मिलता है। रिवर्सल के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, फिर बाद में जब पहला ब्रेक होता है रिटेस्टिंग के लिए आती है, अब यहाँ पर वो पैटर्न बनता है, वो अलग बात है, जो यहाँ बन रहा होता है, यहाँ फेल हो रहा होता है, अब वो काम करना पड़ता है, ऊपर जाता है ऐसे करके, क्योंकि जब भी इस पैटर्न को तोड़ेगी मार्केट तो यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगी, फिर दोबारा जब इसको तोड़ेगी फिर यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है, फिर दोबारा आगे जाके इसको तोड़ेगी, फिर दोबारा एक बड़ी सी ग्रीन। तो ये कैरेक्टर्स की तरह काम करते हैं और ये मार्केट में सबसे ज्यादा आते हैं। ये मार्केट में सबसे ज्यादा कैरेक्टर बनने वाली कैंडल्स एक पैटर्न होते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कैसे होते हैं, देखना। 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स को बनने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ हरकतें करती है जिससे क्रिएट होता है हमारे सामने एक रिवर्सल एरिया। इनको तोड़ने का मतलब है मार्केट का कैरेक्टर को तोड़ना, और तोड़ने वाले वही पैटर्न होते हैं जो नीचे से अपने आप को उठा नहीं पाते, मार्केट में उठा नहीं पाते, वही पैटर्न घूम के वापस आते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। समझ आया? ये ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ये ही सुपीरियर चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ये ही मोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। समझ आया? धीरे धीरे आएगा समझ में। और इन्हीं के कनेक्शन से जो लाइन क्रिएट होती है वो मार्केट में रियल ब्रेकआउट को बताती है। उसी लाइन का मतलब ही मार्केट में हमें रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वरना आप समझ लो हम फेकआउट ही समझेंगे उसको। इन्हीं पॉइंट से कनेक्ट होकर बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बनती है, बढ़िया सी कर्व लाइन। डिपेंड करता है ये किस ओरिएंटेशन में कनेक्ट, एक ओरिएंटेशन में ट्रेंड के अंदर बनी। अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, अगर कर्व्ड है तो कर्व लगा देंगे। हमें बस इनको अच्छे से कनेक्ट करना। अगर इनको कनेक्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं देन वी हैव ए रियल ब्रेकआउट। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है। बेसिकली जब मार्केट गिरती है तो अगर इनकी वजह से गिर रही है तो बहुत पावरफुल ट्रेंड बनता है डाउन ट्रेंड का, और इनको टूटने पर मार्केट का बहुत पावरफुल बुल ट्रेंड भी बनता है। दोनों साइड ये सेम होता है, दोनों साइड ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। अब जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आपको यहाँ और आपको कैसे दिखेगा। एग्जांपल के लिए दोबारा यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारे सामने बनी सबसे पहले बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, फेल हो गई, टूट गई। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर है ये, तोड़ दिया। अब यहाँ देखो ये क्या कैंडल बनी हुई है इतनी बड़ी, ये देखो बेरिश एंगल्फिंग दोबारा आई, इसी को तोड़ने के लिए मार्केट ने बड़ी सी कैंडल बनाई ग्रीन, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल, यहाँ पर देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल। अब आपको यही टूटने वाला जो पैटर्न था वो यहाँ आता रहेगा, यानी कि जो एंगल्फिंग वगैरह वो बात नहीं, ठीक है। अब लोग सोचेंगे इसमें सिग्नल कहाँ से मिलेगा, बाइसल कैसे, दिमाग में तो यही घूम रहा है बाइसल कैसे करना है। मेरे से उम्मीद मत करना मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम है राह दिखाना, उस राह पे क्या चलाना है, स्कूटर बाइक गाड़ी, तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है एडवाइजरी का, और दुनिया की कोई सी भी कंट्री इस चीज बाइसल देने के लाइसेंस नहीं बांटती है, ठीक है। बाइसल के लाइसेंस कभी नहीं बांटती है वो, तो इसलिए वो पुड़िया यहाँ नहीं मिलेगी, उसकी मेरे लिए मेरे से मत मांगना प्लीज, ठीक है। कहाँ यूज करना है, कहाँ ट्रेड लगानी है, क्योंकि मैं एनालिसिस सिखा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा, वो तुम्हारा काम है। समझ आया? ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल यहाँ से काम करती है। अब इनके बनने के कुछ तरीके होते हैं जो कि मैं आपको एमएमसी फेज 4 या 3 में बताऊंगा, ठीक है। जब एमएमसी शुरू होगी आप बेसिक में तो बेसिक ही समझो कि इनके बनने के तरीके ट्रेंड में कैसे होते हैं, कि ये किस तरीके से आते हैं, ये कमजोर होकर आते हैं, पावरफुल होकर आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ये था गाइस आपका आज का बेरिश एंगल्फिंग का कुछ टॉपिक। और ये बेरिश एंगल्फिंग जो है ये आपकी वो है जो दुनिया बताती है। एक है जिसे मैं मानता हूं इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग। ये मेरी अपनी बनाई हुई है, ठीक है? ये मेरी अपनी बनाई हुई है 2020 में, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ क्या होती है। कभी कभी मार्केट में जो रेड कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल से छोटी होती है, अभी एंगल्फिंग तो हुई नहीं, तो इसीलिए हम इसको इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं, या फिर आप इसे इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, या फिर आप बुलिश एंगल्फिंग भी कह सकते हो, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। बेरिश छोड़ो, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, यानी कि मार्को ग्रीन कैंडल इस बार, और जो रेड कैंडल है वो छोटी होती है। अब ग्रीन कैंडल की जो ऊपर की लाइन है वो लंबी होती है और रेड कैंडल की ऊपर की लाइन छोटी होती है, जिसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो सेल साइड का होता है, रेड कैंडल के नीचे का जो प्रेशर होता है वो बाई साइड का होता है, यहाँ कम होता है हमेशा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, जो मेरा मानना है, और ये भी सेम बेरिश एंगल्फिंग की तरह ही काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स में मैं इन्हें मानता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे कर देता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर देता है। ग्राफ पे दिखाता हूँ कैसे करता है। यहाँ पर भी नहीं है, और ट्रेंड 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 ज़्यादा तुम्हें बेरिश एंगल्फिंग दिखेगी ना, आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों लाइन देखो, यहाँ देखो लेफ्ट वाली छोटी है राइट वाली से, लेफ्ट वाली बड़ी है राइट वाली से, मतलब लेफ्ट वाली बड़ी है,
राइट वाली छोटी है, पैटर्न वही है, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। आगे ठीक है, मान लिया यहाँ पर आई, अभी इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद यही पैटर्न यहाँ आया है, ठीक है, यही पैटर्न। अब ये देखो कि इस पैटर्न से मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही है, बार बार इस पैटर्न से मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही है, तो ये मार्केट के लिए कैरेक्टर बन चुका है। अब इसका टूटना मार्केट के ट्रेंड चेंज करने के बराबर है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, और ये देखो ट्रेंड चेंज होता हुआ, देखा आप लोगों, यहाँ से बनना शुरू हुआ, लास्ट वाली कैंडल बड़ी हुई, ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, देन फिर रिवर्स करने लगी सारी कैंडल, एक एक करके बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो, एक बड़ी यहाँ पर, एक बड़ी यहाँ पर, एक बड़ी यहाँ पर। वो अलग बात है, इसका किस्सा मैं में कहूँगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये भी उसी तरीके से काम करती है, काम इसका भी वही है, लेकिन ये दिखती बहुत कम है, बस समझ चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमें यहाँ पर जो है एंगल्फिंग देखने को मिलती है, बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है, साफ सुथरी जो होती है ना, वो साफ सुथरी जो है ना देखने को मिलती है, वैसे क्लियरिटी नहीं आती कि डायरेक्ट मिलेगी साफ सुथरी। ये आप देख सकते हो, ये रही जो आपको बता रहा हूँ, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग इसको कहते हैं, और हम बियरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत पहले का बनाया हुआ है मेरा, देखो ग्राफ भी देख सकते हो आप, 2020 का है, बहुत पुराने टाइम का है, ठीक है। तो उस वक्त का है, और इसमें मतलब ये उसी तरीके से काम करता है, बस ऑब्जर्वेशन वाला खेल है यहाँ पर। कभी कभी ये रिवर्सल के लिए भी हेल्प करता है, और कभी कभी ये आफ्टर इफेक्ट्स में काम करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको पढ़ूंगा। समझ आया सभी को? सो दिस इज द बेरिश एंगल्फिंग इनवर्स वाली, इसके एडवांस भी मैं आपको एडवांस लेवल पे समझाऊंगा। तो ये था आपका आज का कैंडलस्टिक। रीटेस्टिंग पे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग है, रीटेस्टिंग पे ही बेरिश एंगल्फिंग बनाई दोबारा। अब यहाँ कमजोरी पकड़ी गई है, ये आ गई इसकी कमजोरी। कैसे? क्योंकि जब भी मार्केट अपने आप को गिराने की कोशिश कर रही थी तो वो बेरिश एंगल्फिंग बनाई थी, यहाँ पर जो है इसकी बॉडी कट गई है, आधी सी हो गई, कमजोर सी हो गई। और अगर देखा जाए तो देखो दो तरीके, या तो मैं ये वाला पैटर्न कंसीडर कर लूं कि इसने यहाँ बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डाउट है ना, यहाँ पर क्यों आया, ये इतना नीचे आना चाहिए ना, ये इससे ऊपर क्यों आया है, ये क्रॉस करके नीचे आना चाहिए था, क्रॉस करके नीचे बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आया नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं, चलो मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मान लो इसको इनसे रिलेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमें ग्रीन वाले हिस्से पर, ग्रीन वाले हिस्से पर, ग्रीन वाले हिस्से पर जो विक है वो छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, हो रहा है। लेट्स सी कैसे होता है, कमजोरी तो दिखा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे जैसे ये देखो, जैसे इस ट्रेंड के आने की कमजोरी इसने दिखाई थी, इस वाली कैंडल ने दिखाई थी, याद होगा। अब इस अभी आधा हिस्सा हो चुका है, यहाँ से देखो, ये आधा हिस्सा हो चुका है, ये हिस्सा अलग है, ठीक है। तो इस हिस्से का अलग पैटर्न बन रहा है अभी, इसकी कमजोरी ये कैंडल की वीक बता रही है। सो मैं बताया तो फिलहाल के लिए आपको बस समझाने के लिए था कि कैसे कैसे हम लोग कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, एंड हाउ वी यूज देम फॉर इट, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर मार्केट में कुछ भी पैटर्न नहीं आया, तो ये होल्ड पे है। यहाँ पर बस अगर आप देखोगे तो इस जगह पे घूम के वो बेरिश एंगल्फिंग वाला पैटर्न यहाँ आया, यानी कि मार्केट अपने आपको ऐसे करने की बजाय ऐसे करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये सब बना हुआ है। कॉल्ड द रिजेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड द रिजेक्शन एरिया। यू नो व्हाट इज रिजेक्शन एरिया? दिस, ये भी है वैसे तो, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर नहीं है। वी कैन सी लाइक दिस, ओके लाइक दिस, ऐसे है ना, ये वाला रिजेक्शन एरिया, ओके। ये है रिजेक्शन एरिया, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है ये रिजेक्शन एरिया है, यू कैन सी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट कर रही है इस प्राइस से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट कर रही है प्राइस को ऊपर जाने के लिए। इसका मतलब साफ है कि जैसे यहाँ पर हुआ था, इससे ऊपर जाने के लिए मार्केट रिजेक्ट कर रही थी, तो उसने उतनी ही सप्लाई दे दी जितनी ऊपर से नीचे तक आई थी, उतनी ही सप्लाई दी, देन फिर रिवर्स करा। और अब इस हिस्से को मार्केट ने जब क्रॉस कर दिया था, उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए नीचे आई, तो ये वाला हिस्सा नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में फिर से एक जो है गियर मैन जैसा पैटर्न है, चलो थोड़ा इसको इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट अपने आप को नहीं लेके आई, तो ये हिस्सा छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका फोकस है कि किसी भी तरीके से मार्केट अपने आप को हाई क्रॉस करने की कोशिश करे, जो हाई है ना हाई, क्योंकि कमजोरी तो दिखाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, कमजोरी तो दिखाई थी उसने अपनी, कमजोरी के बाद अपना मूव भी दे दिया, जो सिंगल कैंडल की कमजोरी दिखाई थी उस कमजोरी के बाद अपना मूव भी दे दिया। और उसी मूव की वजह से मार्केट में बहुत बढ़िया वाली एक आईएफसी कैंडल आई है, यू कैन सी लाइक दिस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आईएफसी कैंडल। वी कैन यूज द फेयर वैल्यू गैप आल्सो, एफवीजी भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आईएफसी एफवीजी, ऐसे ये लोग ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, यू कैन सी, ठीक है। ऐसे करके इसका जो 50